नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लक्सर में लाभार्थी सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। कहा, बीजेपी सरकार में हर गरीब को मिल रहा योजनाओं का लाभ। धामी मंत्रिमंडल में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर। दंगे में होने वाले नुकसान की भरपाई करेंगे दंगाई। SC/ST के छात्रों को दिया तोहफा। बीजेपी ने 3 सिटिंग सांसदों पर खेला दांव। पुराने चेहरों को पार्टी ने फिर उतारा मैदान में। सवाल, क्या जनता जता पाएगी फिर से भरोसा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। दून में वोटर्स को जागरूक करने के लिए तैयारी। नैनीताल जिले के संवेदनशील बूथों पर होगी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। लक्सर पहुंचे सीएम धामी ने लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशासन द्वारा विभागीय स्टॉल लगाए गए। सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई लाभार्थियों को पीएम आवास की चाबी, लक्ष्मी किट और कई योजनाओं से लाभान्वित किया। सीएम धामी ने कहा कि आज हर गरीब को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें हम कह सकते हैं इन्होंने देश से ज्यादा प्राथमिकता किसको दी है? अपनी पार्टी को दी है, अपने दल को दी है, जबकि देश सबसे आगे होता है। विदेशों में जाकर भी अनेकों बार उन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं जिससे देश की साख गिरे। केवल और केवल देश की जनता को वोट बैंक की तरह प्रयोग करके अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने का काम किया है। सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कैबिनेट में अन्य कई फैसले लिए गए। देखिए रिपोर्ट। आपको विस्तार से बताएं तो वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के अध्यादेश को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। दंगे में सरकारी और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई की वसूली दंगइयों से होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। लॉटरी के माध्यम से अब आवंटन होगा। आज शासकीय विद्यालयों में भर्ती में जो रोक लगाई गई थी उसके लिए भी अब समिति बना दी गई है। न्याय विभाग के तहत फैमिली कोर्ट बनाए गए हैं। 4 जिलों में 1 चाइल्ड काउंसलर और जर्नल काउंसलर के पदों को भी बढ़ाया गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने उपद्रवियों पर एक्शन लेने के लिए धाकड़ फैसला लिया है। राज्य में हिंसक प्रदर्शन के दौरान अगर सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। इसके लिए धामी सरकार कानून लाने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में उपद्रवियों की अब खैर नहीं। धामी सरकार ने लिया धाकड़ फैसला। उपद्रवियों पर होगा कड़ा एक्शन। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से होगी भरपाई। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में हिंसक घटना को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की सरकार उपद्रवियों पर एक्शन लेने के लिए कानून बनाने जा रही है, जिसके जरिए हिंसक घटनाओं में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार जल्द ही इसे लेकर एक कानून लाने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट से इसे लेकर विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में दंगों के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को कोई नुकसान होता है तो उपद्रवियों से इसकी वसूली के लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा। तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। यानी जो भी अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करता है अगर किसी बंद या हड़ताल या दंगे में,
तो उससे वो पूरा वसूली किया जाएगा। उसके लिए ये एक्ट है, ये लाया गया। धामी सरकार द्वारा ये कानून लाने के बाद प्रदेश में हड़ताल, बंद, उपद्रव फैलाने या विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे सरकारी और निजी संपत्ति को भी नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। सरकार ने इस कदम से उपद्रवियों पर एक्शन का बड़ा संदेश दिया है। उत्तराखंड के कॉलेज में पढ़ रहे SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की धामी सरकार ने इन छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी करते हुए बड़ा तोहफा दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, SC/ST के छात्रों को दिया तोहफा, स्कॉलरशिप में की बढ़ोतरी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कॉलेज में पढ़ने वाले SC/ST के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की धामी सरकार ने SC/ST के छात्रों को कॉलेज में मिलने वाली स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंतर्गत सभी तकनीकी या व्यावसायिक कोर्स में शुल्क निर्धारण के संबंध में भारत सरकार ने जो नवीन गाइडलाइंस निर्गत की थी उसको राज्य सरकार द्वारा अडॉप्ट किया गया है। इसमें बढ़ाया गया है, जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो जो बच्चों को मिलता है वो बढ़ाया गया है, तो वही भारत सरकार ने बढ़ाया, हम लोगों ने उसी को अडॉप्ट कर लिया है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, यानी जो कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे, दशमोत्तर मतलब उसके बाद स्कूल के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्सेज में, उसके लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी धनराशि बढ़ाई गई है। धामी सरकार के इस फैसले का कॉलेज के छात्रों ने स्वागत किया है, साथ ही सरकार के इस कदम की सराहना की है। हम जानते हैं कि हर साल हमारे कॉलेज में जो SC और ST के छात्र छात्राएं होते हैं उनका हर साल सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो हम इस चीज़ के लिए धामी सरकार का, जो हमारी सरकार है, उनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो बच्चे होते हैं दूर के SC/ST के होते हैं, जो गरीब मध्यम वर्ग के छात्र छात्राएं होते हैं, तो एक सुचारू रूप से अपनी जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा होता है वो उठा पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो छात्र होता है वो पहाड़ से नीचे आके हमारे शहर में पढ़ता है, तो उसको बहुत चीज़ों की समस्याएं होती है। तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि छात्रों को अगर इसकी वृद्धि बढ़ती है तो जो छात्र होंगे उनको अनेक लाभ मिलेंगे। जैसे उनके पैसों में वृद्धि होगी तो उनको जो जेब का खर्च होगा वो कम करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे आगे तरक्की भी कर सकते हैं। राज्य सरकार का इसमें बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए जो हम ये शिक्षा बोलते हैं, शिक्षा जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको सुलभ बनाने का प्रयास किया है और ये कदम बहुत ही प्रशंसनीय है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के SC/ST वर्ग के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये बड़ा कदम उठाया है, जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। उधर कांग्रेस ने धामी कैबिनेट में पास हुए उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि किसी भी वर्ग को ये अधिकार नहीं है कि वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। मारा ने कहा कि संपत्ति जनता के टैक्स से बनाई जाती है, इसीलिए इसकी वसूली यकीनन दंगाइयों से करनी चाहिए। कि सरकारी संपत्ति को कोई जाति धर्म, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर नुकसान पहुंचाता है तो उससे वसूली होनी चाहिए। और ये अच्छा कदम है, क्योंकि सरकारी संपत्तियां जो बनती हैं वो आपके हमारे टैक्स के पैसे से बनती हैं। जो लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, उसी से परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। अगर उनको कोई भी तोड़ता है, कोई भी उस परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, निश्चित ही उससे वसूली होनी चाहिए। उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने सिटिंग सांसदों को फिर से चुनावी मैदान में उतारते हुए ये संदेश दे दिया है कि पार्टी को उन पर पूरा भरोसा है। बीजेपी के इस फैसले से जहां तीनों उम्मीदवार गदगद नजर आ रहे हैं, तो वहीं सवाल है कि जिन पुराने चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या उन्हीं चेहरों पर जनता भरोसा जता पाएगी? देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने 3 सिटिंग सांसदों पर खेला दांव। उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर रिपीट किया उम्मीदवार। पुराने चेहरों पर पार्टी ने जताया भरोसा। क्या इन्हीं चेहरों पर जनता जता पाएगी भरोसा?
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीट टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसदों पर ही भरोसा जताया है। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, नैनीताल से अजय भट्ट और अल्मोड़ा से अजय टम्टा को प्रत्याशी बनाया गया। इन तीनों सीट से ये सभी मौजूदा सांसद भी हैं, यानी कि जिन चेहरों पर बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में दांव खेला था, एक बार फिर से पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी का ये फैसला भी सबको हैरान करने वाला है, क्योंकि उम्मीद और चर्चाएं इस बात को लेकर थी कि इस बार बीजेपी सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर दूसरे चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिन 3 सीटों से बीजेपी ने मौजूदा सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाकर भरोसा जताया है, क्या जनता उन्हीं पर भरोसा जता पाएगी? तीनों ही सीटों के कैंडिडेट्स के प्रोफाइल को यदि देखा जाए तो सबसे पहले नाम टिहरी लोकसभा सीट का आता है, जहां से पार्टी ने फिर से माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। टिहरी सीट राज परिवार की सीट मानी जाती है। राजशाही परिवार के कब्जे में अधिक बार ये सीट रही। टिहरी सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह उम्मीदवार हैं। टिहरी से मौजूदा सांसद हैं राज्य लक्ष्मी शाह। टिहरी राजघराने की बहू है माला राज्य लक्ष्मी शाह। कद्दावर नेता मानवेंद्र शाह की बहू है माला राज्य लक्ष्मी शाह। राज्य लक्ष्मी शाह उत्तराखंड की पहली महिला सांसद हैं। टिहरी सीट पर लगातार 3 बार वो जीती हैं। टिहरी सीट पर राजघराने का ही दबदबा रहा है और इस बार फिर से माला राज्य लक्ष्मी शाह को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो इस सीट पर अब तक चली आ रही परंपरा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। बात नैनीताल लोकसभा सीट की करें तो यहां से मौजूदा सांसद अजय भट्ट को फिर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारते हुए उन पर दोबारा से भरोसा जताया है। अजय भट्ट केंद्र में रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री हैं। नैनीताल से लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी ने भट्ट को 2019 में नैनीताल से पहली बार प्रत्याशी बनाया। 2014 में इस सीट से भगत सिंह कोश्यारी सांसद थे। 2024 लोकसभा चुनाव में दूसरी बार उन्हें इस सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। पार्टी ने भट्ट को लगातार दूसरी बार मौका दिया है। नैनीताल से अजय भट्ट को फिर से उम्मीदवार बनाने के पीछे उनकी बेदाग छवि को कारण माना जा रहा है। सांसद रहते हुए ना तो भट्ट पर किसी तरह का कोई आरोप लगा और ना ही कभी पार्टी से हटकर उन्होंने कोई बयान दिया। माना जा रहा है कि उनकी साफ छवि के कारण ही बीजेपी ने फिर से उन पर दांव चला है। बात तीसरी सीट अल्मोड़ा की करें तो यहां से मौजूदा सांसद है अजय टम्टा, जिन्हें फिर से पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। अजय टम्टा की भी शांत और साफ छवि वाले नेताओं में गिनती होती है। बीजेपी ने अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा पर फिर से विश्वास जताया है। इस सीट को लेकर अटकलों का बाजार पहले गर्म था। लंबे समय से चर्चा थी कि केंद्रीय नेतृत्व इस सीट पर नया प्रयोग कर सकता है। टम्टा को प्रत्याशी बनाने के साथ अटकलों पर विराम लग गया। टम्टा भी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव वो जीत चुके हैं। उत्तराखंड की तीनों ही लोकसभा सीट से सिटिंग सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उन्हें अपने मौजूदा सांसदों पर ही पूरा भरोसा है, यानी कि पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। लेकिन सवाल है कि इन्हीं चेहरों पर क्या जनता भरोसा जता पाएगी? पाखरू रेंज घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है और इसी बीच ईडी ने हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत से पूछताछ की। हालांकि हरक सिंह रावत से भी पूछताछ होनी थी, लेकिन दूसरे समन पर भी हरक सिंह रावत ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। बता दें कि अभी हाल ही में ईडी ने हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस दौरान 1 करोड़ से ज्यादा का कैश और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में सड़क चौड़ीकरण के लिए देवदार के 1000 पेड़ काटने का फैसला लिया गया, जिसका खूब विरोध हुआ। मामला जब गरमाया तो सीएम धामी ने संज्ञान लेते हुए इंजीनियर्स को फिर से सर्वे करने का निर्देश दे दिया। आखिर देवदार के पेड़ों को लेकर मामला क्यों इतना गरमाया हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। जागेश्वर में देवदार के पेड़ों के कटान पर सीएम धामी ने लिया संज्ञान। इंजीनियर्स को फिर से सर्वे का दिया निर्देश। देवदार के पेड़ों को बचाने की मुहिम। अल्मोड़ा के जागेश्वर में देवदार के पेड़ों को काटने का फैसला जैसे ही सामने आया, इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया।
जागेश्वर मंदिर जाने वाले मार्ग को चौड़ा करने के लिए देवदार के 1000 पेड़ों को काटने की तैयारी हुई और पेड़ों पर निशान लगा दिए गए। जैसे ही इसकी भनक क्षेत्र के लोगों को लगी, उन्होंने मोर्चा खोला और इस फैसले का विरोध किया। मामला गर्माता देख अब सीएम धामी ने इस पर संज्ञान लेते हुए इंजीनियर्स को फिर से सर्वे करने का निर्देश दे दिया है। सीएम धामी के इस कदम से अब लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जागेश्वर धाम में लगे देवदार के पेड़ों से लोगों की आस्था जुड़ी है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर को शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। जागेश्वर धाम में एक और खासियत है, वो है यहाँ के देवदार के वन। वो देवदार जिन्हें शिव की जटाएं भी कहा जाता है। माना जाता है कि इन पेड़ों में शिव खुद वास करते हैं। अल्मोड़ा में स्थित इस जागेश्वर मंदिर को जाने वाली सड़क को मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत चौड़ा किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए मंदिर जाने वाले रास्ते में लगे 1000 देवदार के पेड़ों की कटाई होनी है। इससे स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। इस क्षेत्र के लोग इसके विरोध में खड़े हो गए। उनका कहना है कि आस्था से जुड़े दारुक वन में खड़े इन पेड़ों की पूजा करते हैं, इसकी कटाई नहीं करने दी जाएगी। मामला बढ़ता देख अब सीएम धामी ने खुद संज्ञान लिया है। देवदार के पेड़ों के कटान पर फिर से सर्वे कराने के निर्देश के बाद उम्मीद जगी है कि लोगों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और न ही पर्यावरण को कोई हानि पहुंचाई जाएगी। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की निर्वाचन में भागीदारी निश्चित करने के उद्देश्य से यहां प्रशासन जो है वो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका सिंह के मुताबिक जिले में 10 विधानसभा है और 1880 मतदान स्थल है। वोटरों की लिस्ट भी आ चुकी है। अब मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। एक जनरल ब्रीफिंग सेशन था, जिसके अंदर हम लोग आपको सूचना दे रहे थे कि किस तरह से अब आगामी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद से हम लोगों की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसी के क्रम में आज सभी लोग आए हैं। जैसे मैंने बताया दोबारा से कि हमारे ज़िले में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे पास जो मतदान स्थल हैं वो हमारे करीबन 1880 हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से, जैसे कितने PWD वोटर्स हैं, कितने सर्विस वोटर हैं, कितनी महिलाएं पुरुष, हमारे पास पूरी डिटेलिंग है इस चीज़ की। हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रहे हैं और जो इलेक्शन होता है यही हम लोग कार्य करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। उधर पुलिस महकमे ने भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि नैनीताल पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के साथ ही अति संवेदनशील बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की रणनीति बनाई है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि जिला पुलिस को 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की मिली है, जिन्हें प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन कर तैनात किया जाएगा। देखिए, इलेक्शन के मद्देनज़र सारी तैयारियां पूरे प्रदेश भर में शुरू हो गई है और आज ही इस संदर्भ में हमारे पास पैरामिलिट्री की 3 कंपनियां आई है। तो जो तीनों कंपनियां उनसे एरिया डोमिनेशन और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला काम हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे आचार संहिता की घोषणा होती है उसके बाद में बाकी जो इलेक्शन संबंधित कार्य है वो भी हम अपने लेवल पर शुरू कर दें। उधर डोईवाला क्षेत्र के आसपास हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों और बागवानी को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि बारिश के साथ जमकर गिरे ओले ने तैयार हो रही फसल को बर्बाद कर दिया है। किसानों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने मार्च महीने में जनवरी जैसा मौसम नहीं देखा। अब वो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कृषि विभाग बारिश से बर्बाद हुई फसलों का आंकलन कर रहा है। हमारे जीवन काल में इस जगह पे ये पहली बार हुआ है। पहाड़ों में तो होता रहता है, परंतु इस जगह भानियावाला, डोईवाला, जौलीग्रांट में ये पहली बार हुआ है ऐसा। और इतनी जो उसकी तीव्रता थी, विदिन 15 मिनट जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। डीडीहार क्षेत्र में 5 दिवसीय मोन पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें खादी और ग्राम उद्योग विभाग के माध्यम से क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और आश्रितों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। समझता हूँ कि इस डीडीहार के जो पूर्व सैनिक हैं या सैनिक आश्रित हैं, एक सभी के लिए खुशी की बात है एक इस क्लास को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि हमारे जो डिपेंडेंट हैं या हम सेल्फ हैं तो हमें एक रीसेटलमेंट के लिए, हमें अर्न करने के लिए इससे हम एक अपनी आजीविका के रूप में भी चला सकते।
लोहाघाट में पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 25 ग्राम से ज्यादा की स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। एसओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से पुलिस ने 25.95 ग्राम स्मैक और 15,000 नकद बरामद किया। ये हमारी घटना कल शाम की 7 बजे के लगभग की है। हमारे थाने की बाराकोट की और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा आपका जमतोला में एनएच पे चेकिंग की जा रही थी, जहाँ पे एक चालक जो है बुलेट में आता हुआ मिला, जिसे रोका, चेक किया तो घबराने लगा। सही से तलाशी ली गई तो गाड़ी में उसके लगभग हमारे 25 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अगर इन पूछताछ ने बताया कि उनकी स्मैक को पिथौरागढ़ ले आके बेचने वाला था और उससे कुछ पैसे बरामद हुए, अराउंड 15,000 समथिंग। उधर अल्मोड़ा पुलिस ने भी चेकिंग के दौरान नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया। एसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के पास से 320 ग्राम स्मैक बरामद की है। उन्होंने कहा कि आरोपी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है, जो उत्तराखंड के पहाड़ों पर नशा सप्लाई कर रहा था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे निर्देश है कि जो 2025 तक हमें पूरे स्टेट को नशा मुक्त करना है, उसी के कड़ी में कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई आज अल्मोड़ा पुलिस और हमारे जो एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और एसओजी ने मिलकर की है, जिसमें एक व्यक्ति को जिसके कब्जे से लगभग 320 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, उसको गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लक्सर में लाभार्थी सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। कहा बीजेपी सरकार में हर गरीब को मिल रहा योजनाओं का लाभ। धामी मंत्रिमंडल में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर। दंगे में होने वाले नुकसान की भरपाई करेंगे दंगाई। SC/ST के छात्रों को दिया तोहफा। बीजेपी ने 3 सिटिंग सांसदों पर खेला दांव। पुराने चेहरों को पार्टी ने फिर उतारा मैदान में। सवाल, क्या जनता जता पाएगी फिर से भरोसा? लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। दून में वोटर्स को जागरूक करने के लिए तैयारी। नैनीताल जिले के संवेदनशील बूथों पर होगी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती।